गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अभी आज लेक्चर नंबर 4 में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर समझने के पहले हमें थोड़ा सा स्केलर समझना पड़ेगा। स्केलर्स क्या होता है? स्केलर मतलब का a physical quantity which only have magnitude, a physical quantity which only have magnitude do not have direction, ओके। स्केलर मतलब क्या? ऐसी क्वांटिटी देखना है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल समझ में लेते हैं, जैसा कि कोई ऑब्जेक्ट का मास दिया है 30 केजी। कितना दिया है? 30 केजी। तो हम ऐसा ही बोलेंगे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 30 केजी। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मास है 30 केजी इन साउथ डायरेक्शन, 30 केजी या फिर नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब भी हम मास की बात करते हैं तो कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। मतलब मास एक ऐसी क्वांटिटी हुई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसा कि डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस तो कोई चीज का मैंने डिस्टेंस काउंट किया 5 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ काउंट की मैंने 5 मीटर। तो अब यहाँ पर भी इस क्वांटिटी को कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जिसको डायरेक्शन नहीं है वो क्या है? मेरा स्केलर क्वांटिटी है। जैसा टाइम हो गया, जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कितना टाइम हो गया, आप बोल रहे हैं 5:30 बज चुके हैं। मतलब आपने कोई टाइम बताया। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते किसी को बोलते समय कि आपको किसी ने टाइम पूछा तो आप बोलेंगे 5:30 अभी साउथ डायरेक्शन में बज गए, 5:30 फिर वेस्ट डायरेक्शन में बजे है। तो वैसा नहीं होता है। टाइम कौन सा क्वांटिटी है आपका? स्केलर। मतलब सबके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है क्या? नहीं। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या? ये जो नंबर दिख रहे हैं सबको, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होती है? वैल्यू होती है। जो नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कोई भी जो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर मतलब ध्यान में रखना है आपको, क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है वेक्टर्स। स्केलर अगर थोड़ा समझ में आया है तो वेक्टर हमें समझ में आना है। ठीक है, अभी क्या है वेक्टर्स? देखो, वेक्टर्स मतलब क्या? अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, तो ऐसे क्वांटिटी रहेंगे अभी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेंगी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो कोई एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है आपका फोर्स। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का। लेकिन आपने किस तरफ फोर्स लगाया? हम बोलेंगे हमने टुवर्ड्स राइट लगाया। हम ऐसा कंसिडर करेंगे, हम टुवर्ड्स राइट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स किधर लगाया आपने? उधर लगाया आपने। कौन से डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी? वेक्टर्स क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो गई आपकी? डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटी देखना है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मतलब मेरे पास मान लो कोई क्वांटिटी है वेलोसिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो हो गया मेरा, फिर एक बार क्या हो गया मेरा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? मेरी डायरेक्शन। मतलब आपको ऐसी चीजें देखना है अभी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, अगर आप ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन चेंज किया आपने, ओके, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो गया? आपकी डायरेक्शन। तो ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर्स। समझता है सबको?
वेक्टर्स क्या है तो ठीक है। अभी देखते हैं वेक्टर्स में क्या क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो समझेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है। तो हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या समझेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो कोई भी वेक्टर जो है स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके लिए एक एरो भी यूज किया जाता है। अभी क्या है इसकी स्टोरी हम समझते हैं। कोई भी एक वेक्टर है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और एक एरो भी लेना है उसमें। तो कुछ चीजें बताता हूं। ये रहेगा आपका टेल और ये जो एरो वाला पार्ट है ये रहेगा आपका हेड। ओके, टेल मतलब इसको हम बोलने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इनिशियल पॉइंट। और हेड मतलब ये हमारा रहेगा एंडिंग पॉइंट। समझता है सबको क्या है? तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बता रहा हूं। अभी ये जो लाइन दिख रही है इसकी जो लेंथ है ये आपका वेक्टर का क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। और ये एरो मतलब आपका काय के लिए है? डायरेक्शन के लिए है। काय के लिए है? डायरेक्शन के लिए। क्योंकि वेक्टर मतलब क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है आपका? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो समझ रहा है सबको वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करना है? मान लो आपने कोई ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या कौन सा पार्ट हुआ उसका? टेल पार्ट। और ये क्या हुआ आपका? हेड पार्ट। और ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है इसको क्या बोलना है? मैग्नीट्यूड बोलना है। क्या बोलना है? मैग्नीट्यूड। और हेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। तो हम ऐसी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें आपको समझेगा क्या वो वेक्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है, हेड मतलब उसकी डायरेक्शन किधर है, और लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये सारे चीजों जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर। ठीक है। तो मान लो कोई अगर मेरे पास क्वांटिटी है फोर्स, ओके, और मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैथमेटिकली तो फोर्स मतलब क्या होता है? एफ। तो एफ क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। अब ये एरो अगर मैं उसके ऊपर ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी चीज ले लो, मेरे पास अगर ए वेक्टर है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए बार। इसको क्या पढ़ना है? ए बार पढ़ना है। मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कुछ बुक्स में ये ऐसा भी दे सकते हैं, तो आपको कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप कैसा भी लिख सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है। मान लो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है और इसको आप वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे सब? मान लो मेरे पास अगर बी वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यहाँ पर जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? तो वेक्टर सबको समझ में आया, उसका रिप्रेजेंटेशन भी अभी सबको समझ में आ ही गया होगा। और हम उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं, मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो वेक्टर के हम क्या करेंगे? टाइप समझेंगे पहले। अभी वेक्टर्स के टाइप्स क्या होता है वेक्टर, उसके हम क्या पढ़ेंगे अभी? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला वेक्टर हम समझेंगे इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर समझेंगे हम? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? देखो, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स अगर आपके पास है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, देन इज टू बी, कौन सा वेक्टर कहेंगे उसको? इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहेंगे? इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर आपको कंसीडर करना है जिसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो। तो कंसीडर करते हैं, सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है जिसको मैं नाम दूंगा ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है मेरे पास? ए वेक्टर। ओके। और अब मेरे पास और एक वेक्टर है, ये है मेरे पास बी वेक्टर। तो आप देखो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी? सेम। और अगर लेंथ की बात की जाए तो देखो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, या फिर मैं इसको एक के नीचे एक ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो दोनों की भी लेंथ कैसी दिख रही है आपको? सेम दिख रही है। ओके, लेंथ भी आपको सेम दिख रही है। ऐसा है क्या एक बड़ा है और एक छोटा है? ऐसा तो नहीं है। दोनों वेक्टर बराबर है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है,
क्योंकि वेक्टर की जो लेंथ होते है वो क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड। तो लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर द इक्वल वेक्टर्स। इसको हम क्या कौन से वेक्टर कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर। अगर मैं इनका रिजल्टेंट की बात करता हूं, तो अगर ए मेरा फर्स्ट वेक्टर है, अब उसके ऊपर मैं रख दूंगा सेकेंड वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा इसमें दोनों के टेल और दोनों के हेड ये कैसे रहेंगे, कोइंसाइड रहेंगे। कैसे रहेंगे, कोइंसाइड, क्योंकि दोनों भी सेम है। जैसा मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर है, देखो इसको मैं इक्वल वेक्टर कह सकता हूँ, राइट। देखो दोनों की भी लेंथ कैसी है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। अब मैं अगर इसको एक के ऊपर एक रख देता हूँ, दोनों का रिजल्टेड अगर मैं लेता हूँ, तो इसका जो टेल है और जो हेड है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मान लो अगर मेरे पास एक बड़ा वेक्टर है और एक छोटा वेक्टर है, इसको मैं एक के ऊपर एक रखता हूँ, ये मेरे पास ए है और ये बी है, तो ये हो गया मेरा बड़ा वाला ए और ये हो गया मेरा छोटा बी। अगर मैं एक के ऊपर एक रखता हूँ इन दो वेक्टर्स को, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं टेल तो कोइंसाइड है लेकिन हेड देखो आगे पीछे है, मतलब इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या है, जब हम रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट मतलब दोनों का मिला के जब हम उसको लेते हैं, तो दोनों के टेल और दोनों के हेड कैसे रहते हैं, कोइंसाइड रहते हैं। तो ये सारी कहानी है कौन से वेक्टर की, इक्वल वेक्टर की। जैसा कि मान लो मेरे पास ऐसा एक वेक्टर है, इसको मैं बोलूंगा पी वेक्टर, और ये मेरे पास और एक वेक्टर है क्यू वेक्टर। तो आप देख सकते हैं दोनों भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों की लेंथ जो है वो भी कैसी है, सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, डायरेक्शन भी सेम हुई, मतलब ये कौन से वेक्टर हुए, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो ये है हमारे इक्वल वेक्टर। अब नेक्स्ट वेक्टर की बात करेंगे हम। नेक्स्ट वेक्टर है आपका अनइक्वल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है आपका अनइक्वल वेक्टर। अब क्या रहेगा अनइक्वल वेक्टर, ओके। अनइक्वल वेक्टर मतलब क्या, इफ टू वेक्टर्स आर इन different magnitude, are in different magnitude, okay, are in different magnitude and different direction, okay। यहाँ पे डायरेक्शन भी कैसे रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। जैसा कि हम अनइक्वल वेक्टर को अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ओके, या फिर अनइक्वल ही बोलेंगे हम उसको। अनइक्वल वेक्टर मतलब क्या, डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा एक वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, ओके। अनइक्वल वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। कौन सा वेक्टर बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। कैसे, देखो ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, अब दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट ओके ऐसी कर लेंगे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोला है, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड मतलब देखो एक बड़ा है एक छोटा है, और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। तो इन दोनों में अगर एंगल लेते हैं तो एंगल कितना मिलेगा मुझे, 180 डिग्री। कितना एंगल मिलेगा, 180 डिग्री। मान लो कोई वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे, ऊपर कौन जा रहा है ए, नीचे कौन जा रहा है बी, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। मतलब मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका, डिफरेंट, एंड डायरेक्शन भी आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो ये हो गए आपके अनइक्वल एंड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड वेक्टर जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर। अब कौन सा वेक्टर है हमारा, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर भी बहुत आसान है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, डिफरेंट, बट जो डायरेक्शन है वो कैसे रहेंगी, सेम। मैग्नीट्यूड डिफरेंट एंड डायरेक्शन सेम, मतलब मान लो आपके पास ऐसा कोई वेक्टर है जिसको मैं नाम दूंगा पी वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर है मेरे पास क्यू वेक्टर। अब देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसकी लेंथ ज्यादा है इसकी लेंथ कम है, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिफरेंट। बट डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन कैसी है, सेम है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और ऐसा एक वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, ओके। आप देखो आप दोनों की लेंथ कैसी है, डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट, बट डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो ये भी क्या हुआ मेरा पैरेलल वेक्टर।
पैरेलल क्यों? क्योंकि अब इसको एक ही डायरेक्शन में अगर रखते हैं हम, ओके, रिजल्टेंट देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन है, इधर भी देखेंगे तो रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। जैसे कि एंटी पैरेलल में क्या हुआ, हमारा एंगल कितना था? 180 था, और पैरेलल में हमारा एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर्स। ओके, अब एक वेक्टर हमारा आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव देखो, नेगेटिव वेक्टर कैसा, इसको मैं बोल सकता हूं सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल के अपोजिट है आपका नेगेटिव वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड मतलब क्या? एक ये वेक्टर हुआ आपका ए वेक्टर और ये हुआ आपका बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। देखो दोनों की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा हुआ? सेम, बट डायरेक्शन देखो एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, जैसा कि एक वेक्टर है मेरे पास क्यू वेक्टर और ये एक वेक्टर है मेरा पी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड फिर एक बार लेंथ सेम है, देखो तो मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो हम बोलेंगे इसको एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या है? नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ऐसा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। समझ रहा है सबको? ये नेगेटिव वेक्टर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट वेक्टर आता है, नेक्स्ट वेक्टर आपका है वेक्टर नंबर 5। हम लेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के दो डेफिनेशन है। अ वेक्टर whose magnitude is unity, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी हो, मतलब 1 हो या फिर 1 से थोड़ा कम हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अ वेक्टर विच गिव्स अस डायरेक्शन। जो वेक्टर हमें डायरेक्शन देने का काम करता है उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब इसके तरफ अच्छे से ध्यान देना है। आपको मैंने वेक्टर मतलब बताया क्या है? वेक्टर मतलब क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड क्या हो? डायरेक्शन। तो एक वेक्टर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। क्या फॉर्मूला है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है? वेक्टर, यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देने का काम कौन कर रहा है हमें? यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन की जगह पे मैं लिखता हूं यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कौन दे रहा है मुझे? यूनिट वेक्टर। यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाऊं, यूनिट वेक्टर का, तो इधर क्या है? मेरा वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में वेक्टर को डिवाइड में आ जाएगा। मतलब यूनिट वेक्टर का मुझे फॉर्मूला मिल गया है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई भी यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं? मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मॉड ऑफ ए। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं उसको मैं बोलूंगा ए कैप। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके ऊपर लिखना हमें ए कैप। मतलब मान लो मेरे पास बी वेक्टर है, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हो गया बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, या फिर हम बोलेंगे उसकी डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या? आपको क्या करना है? या तो उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी ये बोलना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझाऊंगा। डायरेक्शन जो देता है उसको भी हम यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला भी हमारे पास वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे पास अगर पी वेक्टर है तो मैं उसको पी बार ही लिखूंगा, आपको मैंने अभी पढ़ाया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे आप? मॉड ऑफ पी बार। अब इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये हो गया पी कैप। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मान लो मेरे पास क्यू वेक्टर है, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है? ओके, तो यूनिट वेक्टर हो गया।
अब कोई इनिशियल वेक्टर वगैरह होता है, कोई इनिशियल वेक्टर। तो कोई इनिशियल वेक्टर मतलब क्या, जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर वेक्टर एक ही पॉइंट से सब स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, सबका कॉमन पॉइंट अगर एक है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, सबका कॉमन पॉइंट अगर एक ही है, स्टार्टिंग एक ही जगह से हो रही है, तो ये मेरे हो गए को इनिशियल वेक्टर। कोप्लेनर भी होते हैं। कोप्लेनर मतलब क्या, नंबर ऑफ वेक्टर अगर आपके एक ही प्लेन में है तो मैं उसको बोल सकता हूं कोप्लेनर वेक्टर। नंबर ऑफ वेक्टर अगर मेरे एक ही प्लेन में है तो उसको मैं वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। अगर नंबर ऑफ वेक्टर मेरे एक ही प्लेन में है तो मैं उसको बोलूंगा कोप्लेनर वेक्टर। तो कोई भी दो वेक्टर ऑलवेज एक प्लेन में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अ वेक्टर ऑलवेज इन वन प्लेन, मतलब कम से कम दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो एक प्लेन में होता है वो कोप्लेनर, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो को इनिशियल, जो एक पॉइंट पे खत्म होते हैं वो को टर्मिनल। जैसा कि को टर्मिनल वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करूंगा, इसका एरो, इसका एरो, इसका एरो, एक ही पॉइंट के ऊपर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम उसको को टर्मिनल वेक्टर भी वहां पे बोल सकते हैं। और आपका बाकी तो बहुत सारे वेक्टर्स बच्चों आपको है, लेकिन जितना जरूरी है मैंने आपको बता दिया है, जो आपको सिलेबस को है। बाकी भी बहुत सारे वेक्टर है जो हम रनिंग में भी आपको बताने वाले हैं। तो अब आज आपको मैंने थोड़ा सा वेक्टर का इंट्रोडक्शन विद देयर टाइप्स मैंने आपको बता दिया। और भी वेक्टर्स में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको एक बार बता दूं, हमने काइनेमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 4 किया है। आपको लेक्चर समझने के लिए पिछले लेक्चर भी देखना जरूरी है। अभी कैसा है, वेक्टर्स चैप्टर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कुछ किताब में अलग भी दिए हैं, लेकिन मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें तीनों भी चीजें साथ में दी है, तीनों भी चैप्टर साथ में दिए हैं। तो हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो तीनों चैप्टर आपके परफेक्ट होंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आने वाले नहीं है। तो मैं वही कहूंगा, आपके नोट्स अच्छे बनाइए, रोज का रोज लेक्चर फॉलो किए, देखिए, अच्छे से नोट बनाइए और फिर एमसीक्यूज तो सॉल्व कीजिए। मैं तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करके देने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको पूरा थ्योरी पहले कवर करवा रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वैसा हम अक्सर करते नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पहले हम थ्योरी करेंगे, बाद में फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर के ऊपर जरूर हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। बट वही कहूंगा, जब तक हमारे चैनल को आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।